कार्निवल रो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लास्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही भयंकर वाला कोहराम मचा था। स्पैरस पहुंच गया था बिल्कुल एकदम पोर्ट के ऊपर ही और वहां पे काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। इसी के साथ में ब्लैक रेबन ने भी अटैक कर दिया था। तो जितने भी क्रिच थे इन सबको लौट के जाना पड़ रहा था। सब बहुत मायूस थे, बहुत पहले खुश थे कि फाइनली इन्हें अपने घर जाने को मिलेगा, लेकिन इतना बुरा वक्त आ गया था कि इन सबको अब वापस ही उसी जेल के अंदर जाना पड़ रहा था। वहीं पे फाइलो भी अपने हाथ देख रहा था जो कि खून से रंगे हुए थे, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के खून से। तो भयंकर वाला रोता है और अब उसे कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही था। जहाँ पे विनियड की आंखों के अंदर देखता है और साफ दिख रहा था कि वो वापस से इंसानों की दुनिया में यानी कि बर्गिश लोगों के पास में जा रहा है। जिसके बाद में बर्ग का ही सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन साथ में एक बॉडी और भी पड़ी थी। इसका मतलब है कि जो स्पैरस है अभी वो फेक रिच लोगों को भी मार रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही मारा है। तो सारे लोगों में खौफ पैदा हो रखा था, सब लोग इधर उधर भागने लग रहे थे। जिसके बाद में हम लुइजा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि हमेशा से ही एजरा और इमोजिन के लाइफस्टाइल को देखने में और उनकी लाइफ में घुसने में हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं। अब यहाँ पे एजरा और इमोजिन के घर के बाहर इन्हें कुछ लोग दिखते हैं, पुलिस वाले दिखते हैं, तो बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि शायद एजरा और इमोजिन लौट आए हैं तो उनसे जाके बात वगैरह करनी चाहिए। तो इसी के साथ में लुइजा पहुंच जाती है दरवाजे पे, लेकिन पुलिस वाला अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी एग्रेस निकल के बाहर आता है। अब एग्रेस से पूछा जाता है कि भाई जो घर के जो मेन दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं यानी कि एजरा और इमोजिन दोनों ही कहाँ पर है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एग्रेस के साथ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों ही गायब है। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, कल वाला सीन ही जिस वक्त पैक्ट के लोग न्यूडॉन के ऊपर अटैक कर रहे थे तो हर जगह वॉर का माहौल था। लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, बस हर तरफ एक दूसरे को जला रहे हैं। जहाँ पे ये चारों ही अपनी जान बचा के भाग रहे थे। चारों को शिप पे जाना था, लेकिन तभी जो इनके काम करने वाला आदमी था वो मारा गया। अब एग्रेस, एजरा, इमोजिन तीनों ही जान बचा बचा के इधर उधर भाग रहे थे। कुछ गन्स थी उनसे अपने आप को बचा रहे थे। एक घर के अंदर घुसते भी है, वहाँ पे इन्हें एक फै भी मिलती है जो कि इन्हें कहती है अंदर आओ जल्दी आओ। लेकिन इन्हें साफ पता चल रहा था कि ऊपर की तरफ कोई तो है जो कि घर के अंदर घुस गया है और वो जल्दी अटैक करने वाला है। दोनों के पास में एक एक गन वगैरह थी और एग्रेस को ये भी कहा गया था कि जाके कुछ हथियार वगैरह ले आओ। एग्रेस जाने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में ऊपर से कुछ सोल्जर्स जो थे वो सीधा नीचे जंप करते हैं, जिसमें से एक सोल्जर को तो ये लेडी जान से मार देती है, लेकिन जो दूसरा वाला था वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। एग्रेस उसे फाइट करने की कोशिश करता है, दोनों की बहुत गजब वाली फाइट होती है और इस सोल्जर के पास में एक ऐसा इंजेक्शन था जिससे कि आप किसी भी इंसान को मैरिक बना सकते हैं, यानी कि वही वुल्फ। लेकिन एग्रेस ज्यादा पावरफुल था, इसी के चक्कर में उसने इसी सोल्जर के अंदर वो इंजेक्शन घुसा दिया और जैसे वो मैरिक बना तो उसे शूट भी कर दिया। तो इस वक्त तो इनकी जान बच गई। अब यहाँ पे जो एजरा था उसकी बुरी वाली फटी हुई थी तो वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि हम पैक्ट वाले लोगों के सामने सरेंडर कर देंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन एग्रेस और इमोजिन दोनों को पता था कि अगर हम उनके सामने भी आए तो वो हमें डायरेक्ट शूट करेंगे। तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम यहाँ रहो, हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। तो एग्रेस और इमोजिन निकल जाते हैं। पीछे पीछे एजरा को भी लगी रहा था कि वो फंसेगा अकेला रहा तो, इसलिए एक गन को चुरा के वो भी निकल जाता है। जैसे जैसे ये लोग शहर के बाहर आते जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं कि पूरा न्यूडॉन बर्बाद हो चुका है। पैक्ट के लोगों ने भयंकर वाली हालत खराब कर दी है, लेकिन फिर भी जो ऊपर से पैक्ट की शिप उड़ते हुए आ रहे हैं वो भी नीचे जाके ब्लास्ट ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूडॉन के लोगों ने भी बिल्कुल बराबर की टक्कर दी है उनको। तो हो सकता है शायद पैक्ट वाले हार जाएं। जिसके बाद में हम अगले सुबह देखते हैं ये तीनों चलते चलते बहुत दूर तक आ गए थे, एकदम खाली सा मैदान था और अब यहाँ पे एग्रेस बिल्कुल अपने पॉकेट के अंदर रहने वाली गन को ही हाथ में लिया हुआ था। अब यहाँ पे एजरा जो था बार बार में अपने पॉकेट में जो गन रखी हुई थी उसी के ऊपर फोकस कर रहा था कि वो शायद इन दोनों को शूट कर देगा अगर उसकी जिंदगी पे बात आती है। अब कहीं ना कहीं एजरा को लग रहा था कि उसकी बहन इमोजिन बेवकूफ है जो एग्रेस के साथ में जा रही है और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी के चक्कर में वो इन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता है। इमोजिन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है कि एग्रेस तुम बेवकूफ इंसान हो, ये एक बहुत ही बेकार लड़की, नकचड़ी लड़की है। एग्रेस बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश भी करता है कि उसने इमोजिन जैसी अच्छी लड़की नहीं देखी है, लेकिन तब यहाँ पे एजरा बोलता है कि वो मेरी बहन है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैंने उसे बड़ा किया है। आज तक मेरी जिससे भी शादी होने वाली थी उस सब से इसने झगड़े कर लिया है, उसे कोई लड़की पसंद आती ही नहीं है और हर बार हमारी जिंदगी यूं ही रह जाती है। इवन उसकी खुद की शादी भी नहीं हो रही है। हर कोई लड़का उसे जानता है कि उसका नेचर कितना ज्यादा बेकार है, वो तुम्हारी जिंदगी भी बेकार कर देगी। वो बस ऐसे किसी इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रेस के दिमाग में भी काफी सारी चीजें आने लग जाती है कि बात तो बिल्कुल सही है, इमोजिन इतनी अच्छी फैमिली की होने के बावजूद भी अभी भी शादी करके क्यों नहीं बैठी है, क्योंकि वो है ही आड़ू दिमाग की पागल लड़की है, किसी से उसकी बन ही नहीं सकती है। ओवरऑल जो एजरा चाहता था उसने वैसा ही कर दिया, इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर दी। लेकिन अभी भी एग्रेस ने हार नहीं मानी थी। वो एक पानी के किनारे बैठ जाता है और उसके बाद में इमोजिन से बातें करते हुए अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने एक जहाज पे 5 साल तक काम किया। उसके बाद में वहाँ के कुछ लोग थे जो कि भागने वाले थे और अभी भी एग्रेस के करारनामे में 3 साल बाकी थे। उसने बस इन्फॉर्मेशन दे दी जिसके बदले उसे 200 कॉइन्स मिले थे, गोल्ड कॉइन्स, और इसी के साथ में उसे आजाद भी कर दिया गया। जैसे ही वो पहली सक्सेसफुल चीज जो उसके मुंह पे लगी तो उसे तो कह सकते हैं ना कि खून का स्वाद आ गया। तो वैसे ही एग्रेस के साथ में हुआ था। वो पहले से स्ट्रॉन्ग भी था तो वो इन्हीं लोगों के साथ में मिल गया। जब जब भी कोई इंसान भागने लगा या फिर छुपे
हुए लोगों की उसने इन्फॉर्मेशन दी तो उसे हर बार पैसे मिलते गए। अब उसे अमीर होने की लत लग गई थी। फिर चाहे कितने ही लोग मर जाए, कितने ही भागने वाली फैमिलियों को मार दिया जाए, एग्रेस को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस छुपे हुए लोगों को निकालता जा रहा था। उसकी आगे से आगे पहचान बढ़ती गई। इसके बदले उसे बहुत पैसे मिलते गए और फाइनली वो न जाने कितने लोगों का हत्यारा बन गया। इमोजिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जहाँ पे एग्रेस कहता है कि नहीं, तुम नहीं समझ सकती हो क्योंकि मैं चाहता था, मैंने ये सब कुछ मेरी आजादी के बदले किया। जहाँ पे पीछे खड़े होकर एज़रा तालियां बजाने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, तुम तो दोनों एक नंबर हो, दोनों एक जैसे एक दूसरे को मिले हो, दोनों हत्यारे हो, दोनों बहुत बुरे हो। तो इमोजिन भी अब कहीं ना कहीं समझ गई थी कि एग्रेस भी बिल्कुल उसी के जैसा है। तो जितनी कमियां इमोजिन में है उतनी ही कमियां एग्रेस में भी है। इतनी ही देर में यहाँ पे न्यू डॉन के कुछ लोग आते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए और तभी एज़रा जोर से चिल्लाने वाला था ताकि ये लोग उसे देख ले, लेकिन एग्रेस और इमोजिन दोनों उसे दबा के बैठ जाते हैं। तब भी एग्रेस चुप नहीं हो रहा था तो इमोजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ही भाई की नाक दबा देती है। इतने ज्यादा दम घुटने की वजह से एज़रा जो था वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही पेट्रोलिंग करने वाले लोग यहाँ से जाते हैं तो पता चलता है कि भाई इमोजिन ने अपने ही भाई को जान से मार दिया। अब यहाँ पे इमोजिन सदमे से इतनी ज्यादा पागल हो गई थी, गुस्से में हो गई थी कि वो एग्रेस से भयंकर झगड़ा करती है। दोनों का आपस में झगड़ा होने लग जाता है। एग्रेस उसे शांत करने की कोशिश भी करता है लेकिन इमोजिन कहती है कि तुम भी बिल्कुल मेरे भाई के जैसे हो। उसने हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करी है, मुझे क्या पहनना है, कहाँ नहीं जाना है, हमेशा मैं फैमिली के बीच में रही हूँ, मेरे सारे सपने दबे हैं और आज तक भी वही हो रहा है। जैसा तुम कहते हो मुझे वही चीजें करनी पड़ रही है। अब मुझे मेरी आजादी चाहिए, मुझे किसी के साथ में नहीं रहना। एग्रेस उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इमोजिन का कहना था कि तुम बस मेरे ऊपर कंट्रोल करते हो ताकि तुम्हें बस एक सुंदर सी लड़की मिल सके और तुम लोगों के सामने मुझे पेश कर सको। मुझे तुम्हारे साथ में भी नहीं रहना, मेरे साथ कहीं नहीं जाओगे। ये दोनों झगड़ा कर ही रहे थे तभी इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जहाँ से भाग के आए थे वही लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे क्लस्टर को देखते हैं जो कि इन दोनों को पकड़ चुका था और कहता है कि आप लोग यहाँ पे भाग भी सकते थे आराम से, लेकिन आपने पीछे एक बहुत बड़ा क्लू छोड़ दिया, यानी कि एज़रा की बॉडी। अब ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को पकड़ ही लिया जाता है और वापस से न्यू डॉन ले आया जाता है। लेकिन लाया भी कहाँ पे जाता है, एक बहुत ही गंदे वाले ग्रेवयार्ड के अंदर जहाँ पे इंसानों की इतनी बॉडीज पड़ी थी, मतलब कि अगर कोई भी न्यू डॉन के खिलाफ जाएगा तो उन लोगों को जान से मार दिया जाएगा और उसके बाद बस उठा के फेंक दिया जाएगा। वहाँ पे इतनी स्मेल आ रही थी तो एग्रेस कहता है कुछ भी हो जाए बस पीछे की तरफ मत देखना। उसके बाद में जोर जबरदस्ती करके इमोजिन से अपनी ही भाई की बॉडी को उस पानी के अंदर फिकवाया जाता है ताकि ये लोग फील कर सके कि इनकी जान की कीमत क्या है। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे ऐसे ही फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद में निकल के अब लियोनोरा आती है और कहती है कि तुम हमारे साथ में खुशी खुशी रहो, हम लोग अमन से रहेंगे और वैसे भी पैक्ट की सेना हम लोगों से हार गई है, उसने घुटने टेक लिए हैं, वो यहाँ से चली गई है और हम जल्दी आगे भी जाने वाले हैं। अब यहाँ पे एग्रेस और इमोजिन दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि अगर लियोनोरा चाहे तो इन दोनों को एक सेकंड में मार सकती है, क्योंकि इन दोनों ने डिच करा था और भागने की कोशिश करी थी। लेकिन लियोनोरा का यहाँ पे अलग ही प्लान था। लियोनोरा चाहती थी कि वो इन दोनों को बर्ग भेजेगी ताकि ये लोग बर्ग के सामने जाके एक पेशकश रख सके कि न्यू डॉन और बर्ग के बीच में समझाइश हो सके, दोनों के बीच में अमन आ सके, कह सकते हैं कि पीसफुल जो होता है ना कि आपस में झगड़ा ना करे, तो वो बात रखने के लिए उन्हें कोई बर्गवासी ही चाहिए था। और एज़रा इमोजिन बिल्कुल परफेक्ट लोग थे। यहाँ पे इमोजिन को नहीं लग रहा था कि उसे जाना चाहिए बल्कि उसे जान से मार देना चाहिए, लेकिन फिर भी लियोनोरा उसे बहुत समझाती है कि तुम खुशी खुशी अपने देश जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपना कॉमरेड भेजूंगी, वहाँ पे जाके बस तुम्हें बताना है कि हर तरफ शांति चाहिए, अगर शांति हो जाएगी तो सोचो तुम भी खुशी खुशी रह पाओगे और हम भी खुशी खुशी रह पाएंगे। जिसके बाद हमें डायरेक्ट अगला सीन ही दिखाया जाता है जो कि बर्ग का ही था, जहाँ से एग्रेस और इमोजिन भागे थे, वापस से इन दोनों को ले आया जाता है। यहाँ पे बर्ग की पूरी सेना खड़ी थी, इसी के साथ में न्यू डॉन के भी कुछ लोग आए थे। अब जिस हालत के अंदर इमोजिन और एग्रेस थे उसी हालत के अंदर इन्हें यहाँ के पार्लियामेंट के लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। अब जो सबसे सीनियर था वो रनियंस ही था, तो रनियंस यहाँ पे बात सुनने के लिए आता है और कहता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि एग्रेस को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि बर्ग के अंदर तो सारे फे और जितने भी क्रिचवासी थे उन सबको तो जेल के अंदर यानी कि कार्निवल रो के अंदर पटक रखा था। तो एग्रेस की बात तो कौन नहीं सुनता, तो बोला जाता है कि हाँ लड़की अब तुम बोलो। अब यहाँ पे ये बोलना शुरू करती है कि वो न्यू डॉन की तरफ से एम्बेसडर बन के आई है और एक शांति का प्रस्ताव लेकर आई है, तो हम लोगों को यानी कि बर्ग वासियों को उनके साथ में समझौता कर लेना चाहिए। इसी के साथ में पैक्ट के लोगों से हथियार लेना बंद करना होगा और पैक्ट के लोगों से अपना जो वादा है दोस्ती उन सबको तोड़ना पड़ेगा। तो जो जितने भी लोग थे खड़े होकर हंसने लगते हैं कि तुम लड़की न्यू डॉन की तरफ से आई हो और तुम हमें ऑर्डर दे रही हो कि हम पैक्ट से साथ छोड़ दे, उन्हें हथियार ना दे। न्यू डॉन हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करता है, हमारे लिए वो कुछ भी नहीं करता और हम तुम्हारी बात भी क्यों सुने, हमें कुछ भी नहीं सुनना, तुम यहाँ से जा सकती हो, हम न्यू डॉन के इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। तब यहाँ पे इमोजिन बोलना शुरू करती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं भी एक बर्गवासी हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। मैं अगर किसी जगह से एम्बेसडर बन के आई हूँ तो मैं पार्लियामेंट में जरूर जाऊंगी, अपनी बात रखूंगी और अगर शहर में अमन शांति फैलता है तो मुझे वही चाहिए और मैं ये बात जरूर करके रहूंगी। जिसपे रनियंस भी कहीं ना कहीं बात सुनता है, समझता है और उसे लगता है कि अगर चीजों में शांति हो ही जाए तो प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहता है कि ठीक है तुम पार्लियामेंट में बात कर सकती हो। जिसके बाद में सीन एकदम वापस से उसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमने एग्रेस को देखा था, उसके सामने लुइजा खड़ी थी और तब पीछे से निकल के इमोजिन आ जाती है। पहले तो ऐसा लग रहा
रहा था कि शायद एग्रेस अकेला बचा है, इमोजिन जिंदा नहीं बची है, लेकिन तब यहाँ पे इमोजिन भी निकल के आती है। लुइसा कहती है कि तुम कहाँ थी, कैसी थी, कहाँ चली गई थी, वापस क्यों नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इमोजिन उनके एक एक करके जवाब देती है। एजरा के बारे में पूछा जाता है तो इमोजिन झूठ नहीं बोलती और कह देती है कि एजरा मारा गया है, बहुत लंबी कहानी है और बहुत चीजें जल्दबाजी के अंदर हुई है। तब यहाँ पे लुइसा कहती है तुम अकेली तो नहीं रह रही होगी। तभी यहाँ पे एग्रेस आता है और इमोजिन के हाथ पे किस करता है। इससे साफ पता चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो लुइसा बिना कुछ कहे यहाँ से ली जाती है और इमोजिन के बीच में झगड़ा चल ही रहा था, जिसके बाद मेसिनिया कार्निवल रो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डॉम्बी को पता चला था कि बैरिक भी मारा गया है, वो भी स्पैरस के चक्कर में, जिसके ऊपर ही काम कर रहा था फाइलो, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो वो गुस्से के अंदर फाइलो को बहुत बुरी तरीके से मारता और कहता है कि तुझे इसलिए छोड़ा गया था, तूने बैरिक को प्रॉमिस किया था, तूने आखिर ऐसा कैसे किया, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइलो से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो उस स्पैरस को रोक पाएगा। लेकिन फाइलो तो ऑब्वियस बात है कोई काम कर ही नहीं रहा था स्पैरस को पकड़ने के चक्कर में, वो बस ये बता देता है कि वो एक मेल है। तो डॉम्बी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आखिर तुमने किया क्या है, क्या पता लगाया तुमने। तो फाइलो कहता है कि मैं बता तो रहा हूँ कि वो एक मेल है, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, अगर वो बना तो एक आदमी ही बनेगा। डॉम्बी कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, इतने बड़े शहर के अंदर तुम बस कह रहे हो कि आदमियों के बीच में एक आदमी को ढूंढना है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं पता। तो फाइलो कहता है कि मुझे टाइम दो, मैं सारी चीजें ठीक करके बता दूंगा तुम्हें। लेकिन तब तक डॉम्बी बहुत ज्यादा भड़क चुका था, क्योंकि उसके लिए तो सारी चीजें बिगड़ती ही जा रही थी। और इतनी ही देर में नहीं पता चलता है कि काफी सारे जो बर्ग के सैनिक थे वो पानी में से तैर तैर के आ रहे हैं। अब ना तो डॉम्बी को समझ में आता है ना फाइलो को समझ में आता है कि ये सब दूसरी शिप से निकल के कैसे है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी टोली पहले से ही शिप के अंदर बैठी थी। इसका मतलब अगर न्यू डॉन जाने वाला शिप जो है वो बर्ग की सेना को लेके जा रहा है, मतलब ट्यूनोनॉक जाने वाले शिप के अंदर पहले से ही बैठे। इसका मतलब है कि ये जो बर्ग के सैनिक है वो ट्यूनोनॉक पे जाते ही हमला कर देंगे। ये क्या बात हो गई। जिसके बाद मेसिनिया टुआमलीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो भागती हुई आती है और सीधा डेरिस से जाके मिल जाती है। डेरिस कहता है तुम ठीक तो, क्योंकि डेरिस को भी पता चल गया था कि शिप के ऊपर पोर्ट के ऊपर कितना भयंकर सीन हुआ था। तो ट्यूनोनॉक कहती है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो डेरिस कहता है कि अब तुम्हें जो भी मारेगा मुझसे तो वो मेरे ऊपर होके जाएगा, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ विनियड भी बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और उसे साफ पता था कि ये सब कुछ ब्लैक रिबन वाले लोगों ने किया है। तो अब उसे बात करनी थी कि आखिर आपस के अंदर ही इन लोगों ने इतनी बुरी चीज क्यों करी है। तो वो एक हिंट छोड़ देती है और कैन को मिलने के लिए बुलाती है। अब रात हो जाती है तो विनियड यहाँ पे कैन को ढूंढ ही रही थी। कैन भी अब उसके सामने आ गया था, जहाँ पे कैन उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विनियड उसे झगड़ा करती है। लेकिन तभी विनियड को बेहोश कर दिया जाता है। जब विनियड की आंखें खुलती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ब्लैक रिबन के लोगों के सामने बॉस भी बैठा है, क्योंकि बॉस की पहले से ही विनियड के साथ में झगड़ा चल ही रहा था। तो विनियड कहती है साले धोखेबाज लोग, तुम लोग पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने ही लोगों की जान बचाने के चक्कर में उनकी जान ले रहे हो। तुमने आखिर उस शिप को क्यों जलाया, हम सारे लोग यहाँ से चले जाते वो भी खुशी खुशी। लेकिन तभी यहाँ पे कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है, जिसके बाद हम रनियंस को देखते हैं जो कि काफी सारे बॉडीज को देख रहा था, जो कि सिपाही थे, सोल्जर्स थे, जो कि ट्यूनोनॉक की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे फाइलो भी पहुंच गया था और रनियन से डायरेक्ट पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तुमने ही किया था। तब यहाँ पे रनियंस क्लियर करता है कि देखो यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, पीछे बहुत बड़ी पार्लियामेंट बैठती है, कई सारे लोग बैठते हैं। और जब उनके सामने ये चीज रखी गई कि जितने भी फेक रिच हैं उन सबको आजाद किया जा रहा था, तो इसके बदले उन्होंने यही शर्त रखी थी। तो आखिर मैं करता भी तो क्या करता, मैंने बस अपनी सच्चाई उन तक साबित करी है। और वैसे भी इतना जल्दी अरेंजमेंट्स होना पॉसिबल तुम्हें लग रहा था क्या। इसका मतलब था कि रनियंस ने ही जान करके सेना को भेजा था ताकि वो ट्यूनोनॉक को अपने हिस्से में कर सके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि रनियंस जो है वो एक अच्छा आदमी है, अगर बर्ग के लोग वहाँ पे जाके हमला भी करते तो भी वो लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि पहले पैक्ट के लोग नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे इन्हें थोड़ा बहुत और डाउट होता है कि आखिर ब्लैक रिबन के लोगों को पता कैसे चला कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और रनियंस फाइलो को भी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि न्यू डॉन के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं। वो आज ही प्रस्ताव लेकर आए थे, शांति का प्रस्ताव। और अब यहाँ पे फाइलो को चीजें क्लियर होना शुरू होता है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गड़बड़ हो रही है वो न्यू डॉन के लोगों ने ही करी है। वो यहाँ पे अमन का प्रस्ताव लेके नहीं आए हैं, बल्कि क्रांति करने वाले, एक बहुत बड़ी फाइट करने वाले हैं। इसी चक्कर में उन लोगों ने आपस में ही हम लोगों को भिड़वा दिया है। साथ ही में स्पैरस भी उन्हीं का ही एक क्रीचर है और स्पैरस को वही लोग भेज रहे हैं। दूसरी तरफ विनियड को एक अलग ही कहानी बताई जाती है। उसे कहा जाता है कि जो बर्ग के लोग हैं को कभी भी आजाद करना ही नहीं चाहते थे, उन लोगों ने पहले से एक सेना रख रखी थी। और जैसे ही ब्लैक रिबन को आइडिया लगा कि उस शिप के अंदर काफी सारे लोग बैठे हैं, तो इसी चक्कर में उन्होंने ब्लास्ट करा। और ब्लास्ट तब करा जैसे ही ये फे के लोग चढ़ने वाले थे, ताकि किसी भी फेक रिच को कोई भी नुकसान न पहुंचे और मरे तो सिर्फ और सिर्फ यही लोग मरे। इसी चक्कर में शिप को जलाया गया था। अब जाके विनियड को सारी चीजें क्लियर होने लगी, समझ में आने लगी कि भाई ये लोग तो झगड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात गोल गोल घूमती ही गई। विनियड के दिमाग के अंदर जो बर्ग के लोग हैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुन्नस आ गई थी और अब वो कुछ भी करके इन लोगों को मारना चाहती थी कि ये लोग हमें आजाद करना ही नहीं चाहते, तो मैं अब तुम लोगों के साथ ही हूँ। इतनी ही देर के अंदर निकल के यहाँ पे लियोनोरा आ जाती है, क्योंकि कैन ने बताया था विनियड को कि हमारे साथ देने के लिए और भी लोग आ गए हैं, यानी कि न्यू डॉन के लोग। और यहाँ पे लियोनोरा आके विनियड को कहती है कि मैंने ब्लैक रिबन के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, कैसा होगा कि अगर तुम ही उनकी लीडर बन जाओ तो। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
है।